हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कि एग्जेम्पशन का मतलब होता क्या है, कि किन पर्सन को या फिर कौन से ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको जीएसटी में एग्जेम्प्टेड किया गया है। तो ये भी पता होना चाहिए कि किन पर एग्जेम्पशन का टैग लगा है। मतलब यही बोल सकते हैं कि कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो कि जीएसटी में नहीं आते, एग्जेम्प्ट रहते हैं। तो उससे पहले हमें समझना होगा एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, जीएसटी में उसका यूज किया जाता है, उसका कौन कौन से ऐसे कैटेगरीज है जो इसमें रखी गई है। ठीक है, तो उससे पहले आपको बता देती हूँ कि प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि क्या क्राइटेरिया है जीएसटी में रजिस्टर्ड होने का। मतलब कि कौन से ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको जीएसटी में रजिस्टर्ड किया जाता है, या फिर कौन से ऐसे बिजनेस होते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक टर्नओवर वाला पॉइंट बताया था कि जिनका टर्नओवर 20 लाख या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स देखें तो 10 लाख से ज्यादा होता है, तो उनको जीएसटी में रजिस्टर्ड किया जाता है। कंपल्सरी किसके लिए रहता है रजिस्ट्रेशन? जो पर्सन कोई भी सप्लाई करता है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के इंटरस्टेट लेवल पर, या फिर वो आईएसडी होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है, इंफॉर्मेशन जो है उससे रिलेटेड सर्विसेज करता है, प्रोवाइड करता है सर्विसेज, या फिर बोल सकते हैं सप्लाई करता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस एक्सेस रहता है उसके पास, तो भी उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है, उन्हें रिक्वायरमेंट होती है रजिस्टर्ड होने की। ऐसे ही काफी सारे थे। और फिर हमने देखा था कि जो पर्सन पहले से ही सर्विस टैक्स या फिर वेट या फिर सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड है, तो उनके पास अगर इसका लाइसेंस है तो उनके लिए भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी रहता है। फिर लास्ट पॉइंट था इसमें ट्रांसफरी और सक्सेसर ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब कि अगर आपको, अगर आप मतलब मान सकते हैं कि कोई और पर्सन जो है बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, तो जो पुराना पर्सन था जो बिजनेस को चला रहा था, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपको भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्रीवियस सेशंस वाली बात हो गई, छोटा सा मैंने रिकैप दे दिया। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पशन पर आते हैं और यहाँ पर लिखेंगे ये रहा जितना भी मैंने आपको अभी शॉर्ट में बता दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे एग्जेम्पशन या फिर फ्रॉम जीएसटी। सबसे पहले हमें ये जो एग्जेम्पशन वर्ड है इसका मतलब समझना होगा। फिर जब हमें ये पर्सन ये मतलब समझ आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कि हम देखेंगे कि कौन सा ऐसे पर्सन है जो कि एग्जेम्प्टेड है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। तो अगर हम एग्जेम्पशन सप्लाई की बात करें, कौन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं दीज टैक्सेबल supplies not attract GST and ITC, जिसको क्या कहा जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कैन नॉट बी क्लेम्ड। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। मतलब आप ये ध्यान रखिए एग्जेम्पशन का या फिर एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्ट इन सब का मतलब सेम ही रहता है, एक ही वर्ड है, ये बस फॉर्म चेंज है। इनका मतलब होता है कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो जीएसटी के अंडर नहीं आते हैं, या फिर कोई ऐसे बिजनेस जो जीएसटी के अंडर नहीं आते हैं। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि इस पर आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है ना, जो टैक्स लायबिलिटी को कम करता है, तो वो भी हम इसमें क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज supplied by a person
There are some exemption for some people from GST registration. The persons who are exempted from GST registration are, ठीक है, अब समझाते इसमें क्या लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि किस तरह, on the basis of kind of goods and services supplied by a person, कि ये किस पर डिपेंड करता है कि कौन किस पर होता है कि किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई किया जा रहा है किसी पर्सन के थ्रू, तो उस पर क्या होता है, कुछ एग्जेम्पशन रहती है फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन से, मतलब कि वो जीएसटी को पे नहीं करता है, उसको अट्रैक्ट नहीं करता है, ना ही आईटीसी क्लेम कर सकता है। अब उस लिस्ट की बात करें तो एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पर्सन वो वर्क करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता है, वो उससे एग्जेम्प्ट रहते हैं। फिर ऐसे पर्सन्स फॉलिंग अंडर थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट, कोई ऐसे पर्सन जो कि थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आते हैं वो भी जीएसटी से बाहर रहते हैं। फिर आता है पर्सन सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज that are covered under nil rated exempted कैटेगरी, ठीक है, कोई ऐसे पर्सन जो कि सप्लाई करते हैं कोई ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से आते हैं, जो कि आपको मैंने जब रेट्स बता रही थी बताए थे, जैसे मिल्क हो गया तो वो भी जो पर्सन मिल्क का बिजनेस करता है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। फिर कोई ऐसे पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं जो कि नॉन टैक्सेबल होते हैं, नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। फिर कोई ऐसे पर्सन जो ऐसी एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्व होते हैं अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई अगर ऐसी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोई ऐसे पर्सन जो सप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर covered under reverse charge। तो ये था आज का सेशन, इसमें हमने क्या क्या देख लिया है कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि जीएसटी से बाहर रखे गए, एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई एग्जेम्पशन की, उसमें अगर वो आते हैं तो वो जीएसटी पे नहीं करेंगे। बाकी ऐसे जो नील रेटेड या फिर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का गुड्स की सप्लाई करते हैं वो लोग नहीं करेंगे। अदर देन नॉन टैक्सेबल गुड्स के वर्क करते हैं वो भी नहीं करेंगे। कोई अदर एक्टिविटीज में मतलब गुड्स और सर्विसेज से अदर वर्क करते हैं तो भी नहीं करेंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन
एग्जेम्प्ट रहते हैं, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कवर्ड अंडर जो रिवर्स चार्ज में आते हैं तो वो भी इससे बाहर ही रहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।